नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। लोकल न्यूज़ में इस वक्त जो न्यूज़पेपर की जो सुर्खियाँ बना हुआ है वो है हाइड्रा की कार्रवाई इस वक्त बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनकी पुरजोर जो कोशिश है कि हाइड्रा के तहत जो भी अवैध निर्माण आते हैं, जो भी झीलों पर जो अवैध निर्माण बने हुए हैं, उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए। और इसी कड़ी में उन्होंने हाइड्रा का एक गठन भी किया था, जिसके तहत जो हाइड्रा के जो प्रमुख थे उन्होंने कल अमीनपुर में, काफ़ी दिनों से जो हाइड्रा की जो कार्रवाई चल रही है, उन्होंने अमीनपुर में एक जो हाइड्रा की कार्रवाई है उसके तहत उन्होंने झीलों पर और तालाबों पर जो अवैध निर्माण बने हुए थे उसके खिलाफ जो कार्रवाई करते हुए घरों को भी तोड़ा गया, जिसमें जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने बहुत ही उस पर विरोध प्रदर्शन किया, बहुत ही दुख जताया। उन्होंने राज्य सरकार को भी उन्होंने बहुत ही खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है गरीबों को जो भी उन्होंने जो घर बनाए हैं, गरीबों ने अपने पूरी कोशिश से, अपने पूरे जो उन्होंने जो जुटाया था पैसा, उससे वो उनके घरों को ध्वस्त कर रहा है। और इसी के तहत उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका भी डाली थी, और जिसको देखते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हो। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा के जो प्रमुख है उनको उन्होंने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जो है जो वीकली है उसमें नहीं होती है, और आपने किसके तहत, आपको जब नोटिस दिया गया था तो आपने किस तहत आपने ये कार्रवाई करते हुए घरों को तोड़ा। और इस पर आपका क्या कहना है आचार्य से? बिल्कुल, जिस हिसाब से इस वक्त हाइड्रा की कार्रवाई हो रही है, हर एक इंसान परेशान है, जिसका भी मतलब उस लाइन में जो भी घर आ रहे हैं। और जिस हिसाब से आपने बोला कि एक इंसान घर बनाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि हाइड्रा को लेकर के कल हाई कोर्ट ने जो बोला है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो है क्या बोले, सैटरडे नोटिस देते हैं, संडे छुट्टी होती है, मंडे आप डेमोलिश करने के लिए अपना बुलडोजर लेके चले जाते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसकी एक पूरी कार्रवाई होती है, उस हिसाब से आप कीजिए। आप नोटिस दीजिए 1 महीने पहले कि भाई अब इस डेट में ये काम होना है और आपको ये मकान दिया जा रहा है, आप यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अब ये नहीं कि आप फ़ौरन बुलडोज़र लेके पहुँच गए और उसके बाद वो घर गिरा दिया गया। और इस तरह से देखें कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ भी जब से हाइड्रा की कार्रवाई शुरू हुई है काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। और हाइड्रा को लेकर के चाहे बीजेपी हो, चाहे बीआरएस हो, हर एक पार्टी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेर रही है। कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब शुरुआत में इल्ज़ाम लगाया गया कि अपोजिशन पे मतलब ये काम हो रहा है, लेकिन बाद में अब कहा जा रहा है कि ये हर एक नागरिक पे हो रहा है जो कि यहाँ पे गरीब नागरिक है। वहीं अगर केटीआर की बात करें तो केटीआर ने कहा था कि अगर हाइड्रा को लेकर के कुछ भी होगा तो हैदराबाद ने हमें वोट दिया है, हम हाइड्रा के लिए उनकी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है। वहीं अगर बात करें कल जो है वो यहाँ के जो पार्टी MIM, उसके भी कुछ नेताओं ने प्रोटेस्ट किया था हाइड्रा को लेकर के, जिसमें उनके कॉरपोरेटर्स को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो ये कार्रवाई जब से चल रही है तब से कहीं ना कहीं हर जगह पे एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कांग्रेस के खुद अपने ही लीडर्स जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये कार्रवाई गलत है, इसमें जो है कुछ चीज़ें नियम के मुताबिक नहीं हो रही हैं। तो वो नियम के मुताबिक होनी चाहिए, चाहे वो जग्गा रेड्डी हुई, और भी कई ऐसे नाम हैं, 1-2 नाम और हैं जिन्होंने ये बोला है कि ये कार्रवाई सही नहीं है, और अगर हमारे यहाँ ये होगा तो कहीं ना कहीं इसका अंजाम गलत होगा। जी, तो जिस तरह से हाइड्रा की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां, चाहे बीआरएस हो या भाजपा हो, लगातार सीएम रेवंत रेड्डी को घेरते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में कल केटीआर ने एक बयान देते हुए एक एक्स पर एक पोस्ट करा था उन्होंने जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उससे पहले जो रेवंत रेड्डी ने जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने जो वादे किए थे उसको लेकर उन्होंने घेरा भी उनको, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उन्होंने पूछते हुए कहा कि आपने जो वादे किए थे, आपके सीएम ने जो वादे किए थे वो उन्होंने लोगों से पूरे क्यों नहीं किए। और उन्होंने इसी कड़ी में बात करते उन्होंने कहा कि आपने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उस पर आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए।
तो वहीं पर बात करते हैं तिरुपति लड्डू विवाद प्रसाद की, जो इस वक्त बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई भी हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब आपने एसआईटी तक जो रिपोर्ट पहुँचाई थी और जो जाँच करने की बात कही गई, जो बात करी थी आपने, तो उसके बाद आप मीडिया में क्यों गए? मीडिया में जाने के बाद आप एक तरह से आप धर्म को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ भगवान की आस्था तक का ही सवाल नहीं है, सभी की आस्था भगवान में होती है। और आप आप इस तरीके से करके मीडिया में जाके बात को फैला के एक तरह से आप जो है इस चीज़ को जो है बढ़ावा देने की कोशिश करें। आप बढ़ावा ना देकर आप खामोश बैठे, क्योंकि एसआईटी अपनी जाँच पूरी करेगी, आपको मीडिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक तरह से भगवान को इस चीज़ में लाकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से कल जब ये पूरी सुनवाई हो रही थी, उस दौरान वकील ने बोला कि आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं कि वो जो घी आया है वो दूषित था जी। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो आप हमें बताइए, और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी राय थी तो आपको प्रेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रेस में जा कर के, जैसा आपने बोला कि धार्मिक मामला है, इससे धार्मिक भावना जो है आहत होती लोगों की, उस हिसाब से आपको इसके बारे में पहले जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ लेकर के बात करनी चाहिए, तो उसके बाद फिर आप जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आपने कुछ भी करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मतलब क्या बोलते कि मीडिया में इस बात को फैला दिया। उसके बाद क्या नतीजे आ रहे हैं या क्या नतीजे आगे आ सकते हैं, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि इन जो मतलब ये मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दे, इनमें जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इंसान को। अगर आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी ऐसी चीज़ आपके सामने आई है, तो आपको काफ़ी सोच समझ के इसमें जो है वो मतलब एक जो अपनी बात है वो रखनी होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप मतलब कोई बात कर रहे हैं तो वो किसी के मतलब क्या बोलते धार्मिक भावना को आहत कर सकती है। उसके बाद वो इंसान अगला स्टेप क्या लेगा ये आपको नहीं पता है। जिस हिसाब से अभी आंध्र प्रदेश में जब ये चीज़ें हुई हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व वो थे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, वो जाना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको जाने नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने खुद ही सैटरडे आकर के बोला कि नहीं, हम अपना दौरा जो है वो रद्द कर रहे हैं जी, क्योंकि बोला गया कि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। आपने उनकी सरकार को कहीं ना कहीं पूरा घेरा है, ठीक है, कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार में ये हुआ था। तो इससे एक मतलब वो तो खैर वो थे एक क्या बोलते हैं वीआईपी, लेकिन अगर कोई आम नागरिक यहाँ पे था तो उसके साथ क्या होता। और इसके बाद ही आप देखिए रिदा कि जब ये चीज़ सामने आई थी, उसके बाद एक ऐसा पोस्ट आया था सामने कि एक पाकिस्तान की कंपनी है जिससे ये घी ये आ रहा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आई थी, लेकिन फिर बाद में क्लियर किया गया है कि भाई ये फेक न्यूज़ हैं। अब यही देखिए कि एक न्यूज़ जब आती है उससे रिलेटेड फेक न्यूज़ कितनी आने लगती हैं। उसके बाद बोला गया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये घी जिस कंपनी का वो तमिलनाडु में बनता है जी, ठीक है। तो एक भी अगर आप गलती करेंगे और इन चीज़ों में जो धार्मिक मतलब भावना से जुड़े मामले होते हैं, उसमें अगर आप एक भी गलती कर दें तो उसका खामियाजा एक आम इंसान को, एक गरीब इंसान को, एक जो बेचारा सुबह मतलब अपना काम पे जा रहा है और आगे देख रहा है कि मार्केट पूरा क्लोज है, हम काम कैसे करेंगे, बहुत कुछ इस पे असर पड़ता है। हालांकि इसमें कई सारे लोगों के अगर जिस तरीके से एसआईटी गठित की गई है और जिस तरह से जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया है, तो अगर देखा जाए जो कंपनी है वहाँ की, उसमें बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते होंगे। हालांकि उन सारे कर्मचारियों का जब ये एसआईटी बैठेगी, जाँच पूरी होगी, तो कई सारे लोगों का रोजगार भी चला जाएगा। तो उसी पर बात करते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आंध्रा के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू को, अगर देखा जाए तो इसको उन्होंने जिस तरह से बोला है कि इसको राजनीतिक एंगल देने की ज़रूरत नहीं थी, और जहां तक लगता है, मुझे भी लगता है कि इस चीज़ को राजनीतिक एंगल देने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि जो अन्य पार्टियां दे रही हैं। हालांकि भाजपा भी इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। इस वक्त विधानसभा चुनाव का जो है ज़ोर शोर से उसकी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि आज जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का चुनाव है, हालांकि 2 चरण उसके पूरे हो चुके हैं और अच्छी खासी वोटिंग भी हुई थी वहाँ पर। तो आज जिस तरह से तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, उस पर जो है 7 जिलों में 40 सीटों पर मतदान होगा, और इसमें 2 डिप्टी सीएम समेत 415 जो है उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
बिल्कुल, जिस हिसाब से आप देखें कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन हो रहा है और जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर वोटिंग चल रही है और मतलब अगर देखा जाए तो एक मतलब जो अभी तक 2 चरण हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने एक ठीक ठाक वोटिंग की, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं उसे, 58 59 इसको बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लोगों ने उत्साह दिखाया है। वहीं आज की बात करें तो आज 415 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो जो है अगर देखा जाए तकरीबन 40 लाख मतदाता जो हैं वो अपनी मतलब क्या बोलते हैं उनमें करेंगे। वहीं अगर तीसरे चीज उसकी बात करें तो जम्मू के क्षेत्र में वो क्या बोलते हैं 24 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें 16 सीटें जो हैं कश्मीर में आती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग बहुत ही शांतिपूर्ण हुई, जिस मतलब वही जब हम पिछले भी अगर बात करें जो 2 चरण हुए हैं उसमें भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि कहीं पे कुछ दंगा वंगा हो गया हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है और वहाँ के लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात करें वहाँ की जो पार्टियां हैं, पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या फिर क्या बोलते बीजेपी हो, तो सब लोगों ने अपनी पूरी कोशिशें की हैं और कहीं ना कहीं आज वो कोशिशें उनकी जो थी, जो भी उनके बयानात थे, वो आज एक डब्बे में बंद हो जाएंगे और वो 8 तारीख को हरियाणा चुनाव के साथ ही खुलेंगे, ठीक है। हरियाणा में जब हो जाएगा 5 को, 8 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद खुलेंगे। वहीं अगर आप देखें कि इस वक्त देश का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं एक ऐसी उसमें जा रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं। इसी तरह से जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर में अभी जब क्या बोलते हैं ये जो उसके अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने जब बोला था कि मैं तभी मरूंगा जब नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दूंगा, उसके बाद इस पर काफ़ी लोगों के बयानात आए। हालांकि वो बीमार थे, उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल करके उनकी खैरियत पूछी, उनकी अच्छी सेहत के लिए मतलब उनको बिल्कुल दुआ भी की। लेकिन वहीं अगर देश के गृह मंत्री को बोलें तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री के दिल में जो है इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं। हालांकि आप एक बड़े क्या बोलते हैं बड़े पद पर बैठे हुए, बड़े पद पे बैठे हैं और बड़े क्या बोलते देश के वो हैं, ठीक है, गृह मंत्री हैं, लेकिन आप सिर्फ टोंट कसने वाला काम करते हैं, आप सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं उससे कोई विवाद पैदा हो। आपने बोला कि खड़गे जी आप जिएंगे 2047 तक जिएंगे, ठीक, क्योंकि आपने जो अपना रोड मैप तैयार किया 2047 तक तैयार किया, ठीक है। तो ये अब देश के गृह मंत्री अगर इस तरह के बयान देते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। वहीं इस बीच जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बोला है कि भाई हम जो है ये नहीं कह रहे हैं कि हम रातों रात 370 हटा देंगे, हाँ ये चीज़ें होंगी लेकिन एक इसकी प्रक्रिया होगी। वहीं अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जब शुरुआत में रैली की जम्मू कश्मीर में, जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे कि हम यहाँ पे स्टेटहुड का वो देंगे दर्जा, और अगर बात करें तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही बात कह रही हैं कि हम स्टेटहुड का दर्जा वापस लाएंगे। अब इसमें जो है अगर मतलब जब कश्मीर में इलेक्शन होता है या देश में कहीं भी इलेक्शन हो तो पाकिस्तान से चीज़ें बहुत जल्दी जोड़ दी जाती हैं। जी। आप देखिए कि देश के गृह मंत्री ने भी बोला कि पाकिस्तान से जो है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आतंकियों के साथ बैठ करके जो है वहाँ के जो सीएम थे उमर अब्दुल्ला, वो बिरयानी खाते थे, ठीक है। इस तरह के बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ डेवलपमेंट पे बात कीजिए। आपने क्या डेवलप किया अभी तक, जब से आपने ये क्या बोलते हैं हटाया है 370, उसके बाद से डेवलपमेंट में क्या सुधार आया, जम्मू कश्मीर में क्या सुधार आया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का इसको लेकर के क्या मानना है। हालांकि अगर देखा जाए तो वहाँ पे दिल्ली से एक सरकार चलाई जा रही थी जो कि गवर्नर के जरिए चलाई जा रही थी, ठीक है। अब दिल्ली से जो आदेश जाता था उसको गवर्नर साहब वहाँ पालन करते थे उसका, ठीक है। तो ये जो विपक्ष है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ का एक मुख्यमंत्री बने जो यहाँ की चीज़ों को जान सके, यहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें उसको जान सके। अगर वो यहाँ की चीज़ों को नहीं जान सकेगा तो फिर मतलब दिल्ली से कोई अगर वो आता है ऑर्डर तो यहाँ के लोगों का उससे मतलब क्या बोलते क्या नुकसान होगा। अब एक इंसान होता है अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि जब से ये हटाया गया तब से जॉब नहीं मिल पा रही है सही से लोगों को, ठीक है। उनकी ज़मीनें मतलब क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं वो परेशान है उन चीज़ों को लेकर। कश्मीरियत जो है वो ख़तरे में थी,
ये भी बयान आया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अभी 2 चरणों का मतदान हुआ है, आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं मतदान करें। अभी भी आपने देखा किस तरह से लाइन लगी हुई है मतदाताओं की, वोटर्स की, वोटिंग कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपने मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा लीडर चुनना चाह रहे हैं जो उनकी बात को उठाए। अब से पहले जो वहाँ हो रहा था वो चीज़ें ना हो, ठीक है, एक शांतिपूर्ण मतलब एक क्या बोलते हैं टूरिस्ट प्लेस बने अच्छा, कि हर जगह के लोग वहाँ जा कर के सैर सपाटे करें और घूम घाम के आए। जी। तो वहीं पर जैसे कि आपने अमित शाह का जिक्र किया कि अमित शाह ने जिस तरह से जो खरगे हैं उनकी बात का पलटवार किया था, हालांकि उनकी बात पर पलटवार करते हुए जो कांग्रेस के जो नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी उन्होंने कहा कि जो गृह मंत्री हैं जिस तरह की वो बात करते हैं उन पर शोभा नहीं देता। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का जो पलटवार है वो अच्छा नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जो कांग्रेस पार्टी है हमारी, वो भाजपा की जो रणनीति है, जो ओछी मानसिकता है, उसको खत्म करने की बात करती है, ना कि वो उनको मोदी जी हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई अन्य नेता है उनसे कोई प्रॉब्लम है। हालांकि जो भाजपा की जो गंदी मानसिकता है, जो ओछी मानसिकता है, जो ओछी रणनीति है, बस उसको खत्म करने की हम बात करते हैं। तो वहीं बात चल रही है विधानसभा चुनाव की, तो हम हरियाणा को कैसे भूल सकते हैं। हरियाणा में आने वाले दिनों में 5 तारीख को 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, और उसी के तहत जो है जो प्रत्येक पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा पूरी तैयारी से ज़ोर शोर से अपना प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक रैली भी की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने उसी मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को भी साथ रखा। उन्होंने साथ रखते हुए उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन भी किया और उन्होंने दिखाया कि हम लोग साथ साथ हैं। हालांकि कुछ दिनों से भाजपा की तरफ से जो बयान आ रहे थे कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तनातनी चल रही है और कुमारी शैलजा जो है कांग्रेस से नाराज बताई जा रही है। हालांकि कुमारी शैलजा ने बाद में आकर बयान देते हुए कहा कि वो मेरी पार्टी है और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और जो भी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी या मैं कहीं बिजी थी, इस तरह के उनके बयान सामने आए थे। हालांकि भाजपा को देखा जाए, भाजपा में खुद कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे कोई भी राज्य में देखें हम। बिल्कुल, जिस तरह से कल जो वहाँ पे रैलियाँ हुई, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहीं पे थे, उसी बीच राहुल गांधी ने मंच से जो है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवाया और वहाँ पे ये संकेत देने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हम सब लोग एकजुट हैं। वहीं अगर बात करें एक दिन पहले की, तो कुमारी शैलजा ने खुद ही ये बात बोली थी कि भाई हम अब हर इंसान हर एक रैली में नहीं जा सकता है। जिस तरह से उनसे बोला गया कि आप घोषणा पत्र के जो वो था कार्यक्रम था उसमें क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि हमारी और भी मीटिंग थी, अब ये नहीं कि हम हर जगह सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम होता है सबको अलग अलग जिम्मेदारियां मिली होती हैं और हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कल की, तो कल जो है मतलब हरियाणा में प्रियंका गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उन सब ने एक मतलब पूरा दिन जो है एक वहाँ पे जो है बिल्कुल रथ यात्रा की और रैलियाँ की और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मतलब कई ऐसी भी बातें बोली गई हैं जो कि बहुत अहम हैं हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में जिस हिसाब से इस वक्त की राजनीति चल रही है हरियाणा की बीजेपी के 10 साल से, उससे लोग परेशान हो चुके हैं, ठीक है। उससे परेशान होने के बाद उनके पास ऑप्शन कांग्रेस रह जाता है, लेकिन अब इस वक्त आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इसमें ये देखा जा रहा है कि अब वो जो क्या बोलते हरियाणा की जनता है वो कितना आम आदमी पार्टी के साथ है जी। क्योंकि अभी तक उस तरह के रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं जिस तरह से वहाँ पे लोगों का जो अपना वो है कि आम आदमी पार्टी वहाँ के लिए ठीक है, दिल्ली के लिए, लेकिन अभी हरियाणा में उसके लिए बहुत काम करना बाकी है, ठीक है। और जिस हिसाब से क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जो है अभी निकले हैं जेल से, उन्होंने बोला कि भाई हम अगर कुछ टाइम पहले जेल से निकल आए होते तो शायद यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट होती, लेकिन अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बने। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस के साथ ही हैं और कांग्रेस को वो एक बहुत ही क्या बोलते आशा की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में उनको बहुत कुछ नज़र आ रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि मैं वहाँ जीत जाऊँगी, मैं वहाँ जीत जाऊँगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये चीज़ आसान नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी के ही राज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई
जो नहीं होनी चाहिए जी। थी। जिस तरह से देश में जब क्या बोलते हैं किसानों ने प्रदर्शन किया तो उसमें किसान सॉरी क्या बोलते हैं हरियाणा के किसान भी मौजूद थे। जी जी हरियाणा के किसान भी मौजूद थे, हरियाणा के पहलवान मौजूद थे जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था। उसमें जो हरियाणा की गवर्नमेंट थी उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उन्होंने कुछ नहीं बोला था। हालांकि अभी जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें खट्टर साहब से किसी ने उस प्रोटेस्ट को लेकर के बात की तो उन्होंने कहा इसको यहाँ क्यों आने दिया गया, इसको बाहर निकालो। इस तरह की अगर आपकी मतलब होगी मेंटेलिटी, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सत्ता का नशा इंसान को बर्बाद कर देता है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद करने पे ही लगी हुई है। जिस तरह से आप देखें बीजेपी के लीडर्स हैं, रोज़ नए नए बयान देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कल एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम देश में इंजीनियर और डॉक्टर चाहते हैं, मुल्ला नहीं चाहते हैं। तो इससे मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी पे, एक धर्म पे क्या बोलते हैं, धर्म विशेष पे हमला कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपने अब तक डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। आप अगर उनकी स्पीच से मुसलमान और पाकिस्तान ये निकाल दें तो उनकी स्पीच में कुछ नहीं रह जाएगा। जी। बिना अगर देखा जाए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों या फिर क्या बोलते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हों, इन लोगों की जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे लोग बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास उसका रास्ता नहीं है। जी। वो सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप देश में गरीबी पे बात कीजिए, आप देश में क्या बोलते हैं रोज़गार पे बात कीजिए, आप देश की महंगाई पे बात कीजिए, और वहीं अगर बात करें कि इस वक्त जो है देश में क्या हालात चल रहे हैं, कई जगहों पे बारिश की वजह से काफ़ी बुरा हाल है, वहाँ पे फ्लड आ रहे हैं, लेकिन आप उनके बारे में बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ कि हमको देश में मुल्ला नहीं चाहिए, हमको देश में जो इंजीनियर और डॉक्टर्स चाहिए। जी। तो जिस तरह से आपने हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की, हालांकि देखा जाए उनके बयान जो है हमेशा से विवादित रहे हैं। उनके मन में सिर्फ उनकी मानसिकता बस इतनी है कि मुल्ला, मौलवी, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, बस यहीं तक उनकी मानसिकता दिखाई देती है। और बात करें आने जो आपने बारिश की भी बात की, तो जैसा कि हमने पहले देखा कि जो तेलंगाना है, आंध्रा है, असम है या फिर तमिलनाडु है, केरला है, इन सारी जगहों पर कुछ दिन पहले बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो गई थी। भारी बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ था जान माल का। और इसी कड़ी में देखते हुए अभी उत्तरी राज्यों में जो यूपी है या बिहार है, उसमें इन दिनों बारिश का कहर बरपा हुआ है। हालांकि बात करें बिहार की, तो बिहार में इस टाइम पर बाढ़ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाती है और अभी जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही भयानक है। कई ज़िलों में, बिहार के 13 ज़िलों में जो है शहर में पानी घुस गया है लोगों के घरों में। हालांकि अभी जान माल का जो नुकसान है, जान का नहीं लेकिन माल का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं। और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने दावा किया है कि हम हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ पर जो सीएम नीतीश कुमार है उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी फरमान आया हुआ है कि जो भी सहायता है गरीबों की हो, चाहे जो बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता हो, आप पूरी तरह से सहायता कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। और केंद्र सरकार पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल इस हिसाब से आपने बोला बाढ़ को लेकर के कि बांध टूटने के बाद गांव में पानी घुसा तो लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी, राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं अगर बात करें बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार आज जो है क्या बोलते हैं एक सर्वे करेंगे और सीएम बाढ़ प्रभावित जो मतलब जगह हैं उनका जायज़ा लेंगे। उसके बाद वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड और चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बाढ़ की, तो जब बाढ़ आई थी उस वक्त नीतीश कुमार बिहार में नहीं थे। नीतीश कुमार बिहार में नहीं हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव वो मतलब वो आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बिहार में जब इलेक्शन आने वाला होता है तो सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई हम अगर सत्ता में आ गए तो हम ये कर देंगे, हम सत्ता में आ गए तो हम ये कर देंगे। लेकिन जब मुसीबत का वक्त है तो कोई वहाँ पे नहीं है जी। वहाँ की आवाम खुद अपनी नाव बना के चलाए क्योंकि उनको कोई नाव नहीं मिलने वाली है। वहीं कल की जो खबर थी कि वहाँ पे जो सरकारी नाव हैं वो भी कम थी, लोगों को बड़ी मशक्क़त के बाद कहीं ना कहीं वो एक पेड़ से लटके हुए थे क्योंकि पानी इतनी तेज़ बहाव से आया था कि वहाँ पे काफ़ी परेशानी हो गई थी। तो
आप जो ये हर साल ये होता है, ठीक है, बिहार में कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, हर बार ये होता है। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपने क्या काम किया? नेपाल में अगर होती है बारिश, नेपाल का पानी आता है बिहार में बांध टूटता है तो बिहार के गांव डूब जाते हैं पूरे। जिस तरह से ये हर बार का सीन है, तो आपको इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। बिहार में जिस तरह से आप देखें कि पुल गिर जाते हैं, पुल बन रहा है, बंदे बंदे गिर गया, इन तरह की चीज़ें होती हैं। वही जब आप अगर हम बात करें वहाँ की जो इस वक्त सरकार है, उसमें जो बीजेपी वो जब अपोजिशन में थी तो इन मुद्दों को बहुत ज़्यादा हाइप पे लेके जाते थे, वो लोग प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन इस वक्त जब आप खुद सरकार के साथ हैं, आप खुद उनके साथ हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ, और आप जो हैं एक क्या बोलते हैं, एक पपेट बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें इस वक्त, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि देश में जो है सिर्फ मुसलमानों को लेकर के एक वो बनाया जाता है, इसी बीच एक खबर आई है कि बिहार के एक लीडर हैं जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है वो देश को डरा रहा है, मुस्लिम समाज। मतलब उनके भी जो बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होते हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज जो है वो देश को डरा रहा है। और आप अभी मैंने जिस तरह बोला कि चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हों, योगी आदित्यनाथ हों, इन सब को जो है एक मतलब सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक धर्म विशेष पे ही कमेंट करना ज़रूरी होता है। वहीं उन्होंने कहा है कि एक बार फिर मुस्लिम समाज को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि लेबनान में कौन मारा गया, किसने मारा, आप यहाँ मातम मना रहे, कश्मीर में जो शहीद हुए उनके लिए आप मातम मनाते नहीं। योगी आदित्यनाथ ने तो ठीक कहा है कि जान से जान ना पहचान और वो मेरे मुस्लिम भाईजान। इस तरह के जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, अभी जिस दुनिया में जिस तरह के हालात हैं इस वक्त मुसलमानों के, और आप एक ऐसे देश में हैं जहाँ की एक क्या बोलते पुरानी कहावत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब आपस में भाई भाई, वो कहीं ना कहीं 2014 के बाद से ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 2014 से पहले भी ख़त्म थी, लेकिन 2014 के बाद और ओपन होके आने, इस तरह से आरएसएस अपनी पैठ बनाना चाह रही है। आरएसएस की जो विचारधारा है वो बीजेपी की विचारधारा, और बीजेपी अपनी विचारधारा को लोगों में जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कि लोगों के दिमाग में भरना चाहती है, ठीक है। तो इस तरह की अगर विचारधारा के लोग हमारे पे शासन करेंगे, हमारे लीडर बन के आएंगे, तो कहीं ना कहीं देश के लिए ख़तरा है। क्योंकि अगर आप आज प्रोवोक कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल उन्होंने कोई अगर एक्शन ले लिया इस पर, तो फिर आप कहेंगे कि मुसलमान यहाँ पे जो है वो इस तरह का एक्शन ले रहा है। जी, तो इन्हीं नेताओं के बयानों से प्रभावित होकर जो भी हिंदू संगठन के लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो भी इस तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं। जैसा कि देखा जाए कि शिमला के जो संजौली मस्जिद का जो विवाद है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ पर संजौली में 163 धारा लागू होने के बावजूद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर पुलिस जो है अपनी पैठ बनाए हुए है, वो जो है लोगों पर आंसू गैस के उन्होंने गोले भी छोड़े, लेकिन लोग नहीं माने। हालांकि झड़प भी हुई, कुछ दिन पहले एक पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुआ था। तो वहाँ पर जो हिंदू संगठन है उनकी कुछ मांगे हैं। उन्होंने जो मांग की है वो कुछ इस तरह है। उन्होंने कहा कि जो शिमला के संजौली मस्जिद है उन्होंने उसको गिराने की भी मांग की है। दूसरी जो उनकी मांग है, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। और वहाँ पर उन्होंने जो कुल्लू की जामा मस्जिद है उसमें कहा है कि जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की उन्होंने बात कही। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो दुकान है और जो मकान है जो विशेष समुदाय के हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह के बयान अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनसे प्रभावित होकर ही उन लोगों के बयान सामने नज़र आते हैं। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम में ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।